दोनों शिवसेना मिल गए, दोनों राष्ट्रवादी मिल गए, पुरानी पार्टी मिल गई, हां, बीजेपी मिल गई, पांचों मिलकर इम्तियाज को हरा दिए। सबका एक ही मकसद था, कोई भी जीत जाए मगर इम्तियाज ना जीते। 20 साल के बाद एक सांसद बना, एक एमपी बना, उसको हरा दिए। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, उससे सबक हासिल करो। आप देखो किस तरह की नफरत महाराष्ट्र में हमारे देश में हो गई। 48 लोकसभा की सीट में एक ही पार्टी ने एक ही एमपी को रिपीट किया तो सबने मिलकर उसको हरा दिया। और ये लोग आकर बोलते सेकुलरिज्म है, फुला है, इसको हराओ, उसको जिताओ, ये खतरनाक है। कल अभी बलाला ने कहा कि लोग हमारे जाकर 250 पे चले गए। उस वक्त इतनी तकलीफ हुई कि मेरा रोंगटा पुकार पुकार कर कह रहा था कि क्या हो गया इन लोगों को जो 14.5 करोड़ है और 5 को नहीं जिता सकते। अपनी मस्जिद को बचाने के लिए, दरगाहों को बचाने के लिए, खानखाहों को बचाने के लिए तुम कब तक लड़ोगे बताओ मेरे को। अरे मैं खराब हूं तो खत्म कर दो, मुझे हटा दो, मुझे इस दुनिया से निकाल दो, मगर तुम तो कायद बनो, तुम इत्तेहाद पैदा करो। कब तक तुम इस डर में रहोगे वो जीतेगा, ये जीतेगा। अरे कोई भी जीते उसको तुम्हारी मस्जिद से क्या मतलब, कोई भी जीते उसको तुम्हारी शनाख्त से क्या मतलब, कोई भी जीते वो तुमको क्या इंसाफ करेगा। इंसाफ तुमको करना पड़ेगा अपने लिए, आने वाली नस्लों के लिए। मगर तुम ये समझ रहे हो नहीं नहीं वो दूसरा ठाकरे है, ये अच्छा है। कौन क्या किए बताओ आपको। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर कायद हैदराबाद से तशरीफ लाए जनाब तैयब साहब, वो साबिक़ा रुकने बल्दिया हैदराबाद से तशरीफ लाए जनाब महमूद इंजीनियर साहब। अजीज़ान मिल्लत, मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग ने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज जनाब फैयाज साहब के इस इंतखाबी जलसे में आपने शिरकत की। आज 11 नवंबर है और पूरे मुल्क में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के तौर पर मनाया जाता है। मैं आपको मौलाना आज़ाद के बारे में चंद बातें बताना ज़रूरी समझता हूँ ताकि आप हमारी सियासत को समझ सकें। 11 नवंबर को मौलाना आज़ाद की पैदाइश के तौर पर मनाया जाता है। वज़ीर आज़म ने भी और कांग्रेस पार्टी ने भी और मुख्तलिफ पार्टीज़ ने इस बारे में सोशल मीडिया पर आपकी पैदाइश का जिक्र किया। ये बात आपको जानना ज़रूरी है कि मौलाना आज़ाद इस मुल्क के मुजाहिदीन आज़ादी में आपका शुमार होता है। आप कई मरतबा इस मुल्क की आज़ादी के लिए जेल की सोबतों को बर्दाश्त किए। आपने जेल में बैठकर कुरान करीम का तर्जुमा भी किया। आप दो अखबारात कलकत्ता से निकालते थे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, आवाम में एक अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बेदारी पैदा करने के लिए, तो अंग्रेज़ों ने उन दोनों अखबारात पर पाबंदी लगा दी। फिर आपको कलकत्ता से अंग्रेज़ों ने निकाल दिया। मौलाना आज़ाद इस मुल्क के पहले एजुकेशन के मिनिस्टर बने। अब यहां से तारीख शुरू होती है। जब संविधान बनाया जा रहा था, उसको हम अंग्रेजी में बोलते कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और उर्दू में बोलते दस्तूर साज असेंबली। जब मौलाना आज़ाद, मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपको याद दिलाने के लिए कह रहा हूं कि संविधान बनने से पहले
सेपरेट इलेक्टोरेट्स की एक लिस्ट होती थी, माने हलके अलग होते थे मजहब की बुनियाद पर। फिर आरक्षण मिलता था मुसलमानों को, मगर जब बात कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चले गई, मुल्क का विभाजन हुआ, पार्टीशन हुआ, जब मुल्क के दो टुकड़े किए जा रहे थे, तो ये बार बार जो ताकतें और तंजीमें इस मुल्क की सेकुलरिज्म के दुश्मन रही है, वो तंजीमें जो इस मुल्क की आजादी में अपना कोई रोल अदा नहीं किए, जैसा कि आरएसएस, वो बार बार भारत के सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों पर इल्जाम लगाते हैं कि तुम्हारी वजह से मुल्क का विभाजन हुआ, तुम लोग इस देश को छोड़ के चले जाओ। आप और हम सुनते हैं इन लोगों की जबानों से। तो जब मुल्क का विभाजन हो रहा था, बल्कि उससे पहले मौलाना आजाद कांग्रेस के सदर थे, मौलाना आजाद अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम, जिसको उन्होंने वसीयत की कि मेरे मरने के 30 साल के बाद इसको छापना चाहिए, उस किताब में मौलाना आजाद लिखते हैं कि मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैं ये समझ रहा था कि उस वक्त अंग्रेजों से जमाने में एक कैबिनेट प्लान मंजूर हुआ था कि कांग्रेस पार्टी उसको मंजूर करेगी, और मंजूर हो गया था। जब नेहरू कांग्रेस के सदर बने, पहले तो मौलाना आजाद को जब उन्होंने एक बयान दिया था इस बारे में, तो उनको मजबूर कर कर कांग्रेस की सदारत से हटाया गया। और फिर उसके बाद मैं आपको तारीख का हवाला देकर कह रहा हूं कि महात्मा गांधी ने नेहरू को खत लिखकर कहा कि अब अगर किसी मुसलमान को सदर बनाना है तो ऐसे आदमी को बनाओ जो हमारी बात को सुनता है। मौलाना आजाद नेहरू के उस बयान पर नाराज हुए कि कैबिनेट प्लान को नेहरू ने कहा कि नहीं, मैं नहीं मानता इसको। मौलाना आजाद ने कहा कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी को बुलाओ। जब वर्किंग कमेटी में यह बात मौलाना आजाद ने कही कि तुम ये बात कैसे कह सकते हो, ये तो पार्टी का फैसला था, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि देखो ये बड़ी एम्बैरेसिंग बात हो जाएगी, शर्मिंदगी की बात हो जाएगी कि एक पार्टी के सदर की बात को तुम लोग रद्द कर रहे हो। फिर उसके बाद जब मुल्क के दो टुकड़े होने जा रहे थे, तो मौलाना आजाद अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं दौड़ा नेहरू के पास, नाउम्मीद हो गया। मैं दौड़ा गांधी के पास, नाउम्मीद हो गया। मौलाना आजाद ने कहा कि मैं तकलीफ में था कि मुल्क के क्यों दो टुकड़े किए जा रहे हैं। मुल्क के दो टुकड़े हो गए। जब संविधान बनाने की बात आई और जब संविधान बनाने की उस कमेटी में मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन की बात आई, तो मौलाना आजाद लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि जब मैं और मौलाना हिफ्जुर रहमान मुसलमानों के लिए आरक्षण की बात करते, तो पटेल मुसलमानों से तजम्मुल साहब होते थे और एक मोहतरमा होती थी, उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, सरदार पटेल इन दोनों को बोलते उठो जवाब दो, आजाद का और हिफ्जुर रहमान साहब का। और वो लोग खड़े होकर क्या बोलते, आजाद देश के हित में बात करो, देश के हित में नहीं है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिले। आजाद बोलते थे कि कम से कम रिजर्वेशन दे दो। तो आजाद की बात नहीं सुनी गई मौलाना आजाद की, और मौलाना आजाद ने तारीखी जुमला कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेरे लिए एक नया कैद खाना बन गई, मेरे लिए एक नया कैद खाना बन गई, क्योंकि वो अंग्रेजों के जमाने में कई मर्तबा जेल में थे। ये आरएसएस संघी के लोग जेल नहीं गए थे। मौलाना आजाद जेल में रहते थे 10-10 महीने, 11-11 महीने, 9-9 महीने, एक नहीं सैकड़ों मर्तबा जेल को गए। वो शख्स को यह कहा गया, तजम्मुल को उठाया गया, कोई मोहतरमा को उठाया गया, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं। आज क्या होता है,
आज अगर कोई मुसलमानों के लिए संविधान के दायरे में कोई बात करता है तो जिस तरह वहां पर तजम्मुल को उठाया गया था, ऐसे कई लोगों को उठाया जाता है। ये भड़काऊ भाषण दे रहा है, इसकी बात का यकीन मत करो। फिर मौलाना आजाद एजुकेशन के मिनिस्टर बन गए, तो एजुकेशन के मिनिस्टर जब वो बन गए, रिजर्वेशन की एक कमेटी थी, उसमें उस वक्त के नाम निहाद मुसलमानों को कमेटी का मेंबर बना दिया गया। और जब आरक्षण की बात आई तो कोई भी मुसलमान उस कमेटी में मुंह नहीं खोला, कोई मुंह नहीं खोला। ये मैं कहां से कह रहा हूं, के.एम. मुंशी के कागजात पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। मौलाना आजाद 1 साल तक पार्लियामेंट में तकरीर ही नहीं किए, 1 साल तक तकरीर ही नहीं किए मौलाना आजाद पार्लियामेंट में। एजुकेशन मिनिस्टर थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही मुंबई की एक तारीखी शख्सियत जो आज नहीं है हमारे दरमियान में, जिनको मैं बहुत चाहता था, बहुत करीब था उनसे मैं, अब्दुल गफूर नूरानी साहब से, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। अब्दुल गफूर नूरानी साहब ने एक आर्टिकल लिखा था फ्रंटलाइन मैगजीन में, जिसका खत उन्होंने छापा था कि सरदार पटेल ने गांधी को खत लिखकर कहा कि अब भारत की नई मिनिस्ट्री बन रही है, उसमें आजाद को मिनिस्टर ना बनाया जाए। मेरे भाई, ये जो तकालीफ हम आज उठा रहे हैं ना, बिगेस्ट माइनॉरिटी ऑफ द कंट्री हम है, जरूर हैं। हमने इस मुल्क की आजादी की लड़ाई 1810-20 में शुरू की, जब ये संघ परिवार के लट लेकर फिराने वाले नहीं थे। हमारे उलमाओं ने शुरू की थी, अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। वो मौलाना आजाद के बारे में यह कहा गया कि इनको मंत्री नहीं बनाना चाहिए। आप सोचिए, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि लोग मजलिस को गाली देते हैं, असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम लगाते। एक एक बात सच कह रहा हूं, अगर कोई इनकार करेगा तो वक्त बताओ, मैं आता हूं डॉक्यूमेंट्स लेके, तुम सामने नहीं बैठ पाओगे। मुझे गुस्सा इसलिए आता है, मुझे तकलीफ इसलिए होती है, मेरी जबान को लोग बोलते हैं बड़ा कड़वा बोलता। अरे कड़वा नहीं, सच्चाई को बयान कर रहा हूं। आज सब बोल रहे मौलाना आजाद ऐसे थे, मौलाना आजाद वैसे थे। मौलाना आजाद ने को कहा गया कि आप जाकर रामपुर में इलेक्शन लड़ो। मौलाना आजाद ने कहा मैं नहीं लड़ूंगा रामपुर में जाकर। तो लोगों ने कहा जाइए आप। उन्होंने कहा क्यों? वहां ज्यादा मुसलमान हैं, आप जीत जाएंगे। ये पहला इलेक्शन पार्लियामेंट का, हम 2024 में, यही हाल है नहीं? ये बताओ मेरे को आप, यही हाल है, कुछ नहीं बदला। जहां पर मुस्लिम अकलियत की एम्पावरमेंट की बात आएगी, और उस जमाने के जो हमारे बड़े बड़े लोग थे, अल्लाह उनको उनकी मग़फ़िरत करे, वो लोग क्या बोलते थे? नहीं नहीं, छोड़ो सियासत, छोड़ो लीडरशिप की बात मत करो, हमारी तहजीब की हिफाजत होना चाहिए। आज मैं आपसे कह रहा हूं, तुम्हारी तहजीब की हिफाजत, तुम्हारे इबादत गाहों की हिफाजत, तुम्हारी शनाख्त की हिफाजत, तुम जिस तरह जिंदगी गुजारना चाह रहे हो उसकी हिफाजत, तुम्हारे औलाद का मुस्तकबिल, इसका ताल्लुक सियासी ताकत से है, सियासी नुमाइंदगी से है। अगर तुम्हारे पास सियासी ताकत नहीं होगी, तुम्हारे पास तुम्हारा कोई सियासी नुमाइंदा नहीं रहेगा, ना तुम्हारी तहजीब बचेगी, ना तुम्हारी इबादत गाहें बचेंगी, ना तुम्हारी शनाख्त बचेगी। ये उस वक्त की बात कर रहा हूं मैं आपको, 1947 की बात कर रहा हूं। मौलाना आजाद क्या लेकर गए इस दुनिया से? बताओ, जो लोग आज मुझे गाली देते, ये बात सच है या नहीं है? बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। लोग बोलते नहीं नहीं, मुस्लिम अकलियत अगर पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाएगी तो देश के हित में नहीं है। अरे जालिमों, देश के हित में है मुस्लिम लीडरशिप। हर समुदाय का लीडरशिप होगा, मराठाओं का होगा, दंगरों का होगा, सब समाज का होगा, मराठाओं का होगा। मगर जब मुस्लिम एम्पावरमेंट की बात आ गई, नहीं 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 नहीं, ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि तुम हमेशा सरेंडर कर जाओ, सरेंडर कर जाओ, सबमिशन जो बोलते अंग्रेजी में। मेरे भाई,
सरेंडर और सबमिशन से काम नहीं होता, आपको एक एजेंसी की जरूरत है और वो एजेंसी का रूप आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निभा रही है पूरे भारत की जमहूरियत में। इसीलिए नफरत करते हैं, इसीलिए पसंद नहीं करते। अरे वो आजाद के बारे में तुमने क्या किया, जिसको नेहरू बोलते थे ये हमारे अमीर कारवान है, और उसी अमीर कारवान को कांग्रेस की सदारत से हटा दिए। अमीर कारवान बोलते थे जवाहरलाल नेहरू। उस जमाने में किसी की हिम्मत नहीं थी मगर आजाद से ये कर दिए। अब मोदी का जमाना है, ये वो वजीर आजम है, और भी ऐसे दुम छल्ले हैं जो बोलते नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हो जाएगा, फिक्र की कोई बात नहीं। याद रखो, जो 70 साल पहले गलती हमारे बुजुर्गों ने की थी, अगर वो सियासी लीडरशिप को बना देते तो आज हमको आरक्षण भी मिलता, आज हमारी सियासी क़यादत भी होती, हम जेलों में नहीं बाहर होते। आज हमारे नौजवान जेलों में सड़ रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये पैगाम मैं आपको आज देना चाह रहा था मौलाना आजाद की यौम पैदाइश को सामने रखकर। मौलाना आजाद की बहुत सी बातें हैं, जब किसी और वक्त में इंशाअल्लाह बोलूंगा मैं, मगर इतना तो बोलूंगा कि सियासी लीडरशिप को बनाओ। मौलाना आजाद को लोग मजबूर कर दिए थे। सरजमीन दखन पर पुलिस एक्शन हुआ। पंडित सुंदर लाल की रिपोर्ट है, नेहरू लाइब्रेरी में जाकर पढ़िए। सुंदर लाल ने लिखा कि हैदराबाद में जो पुलिस एक्शन हुआ तो 40,000 से ज्यादा लोगों का कत्लेआम हुआ, और यही कांग्रेस पार्टी ने मौलाना आजाद को मजबूर कर दिया बोलने के लिए हां ये तो एक्शन का रिएक्शन है। आपको मालूम, कभी आपने पढ़ा कि 1950 और 60 के दहे में 8 लाख बंगाली मुसलमानों को भारत से निकालकर फेंक दिया गया था? तुमने पढ़ा कहीं पर? तुमको कोई नहीं बोलेंगे, मैं बता रहा हूं कब हुआ था ये। श्रीनगर में हजरत बल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक का एक वहां पर एक हादसा हो गया था। पूरे मुल्क में तूफान उठा तो 8 लाख को बाहर कर दिया गया। किसने निकाल दिया था? आसाम से जाओ डिटेंशन सेंटर में डालो इनको, बाद में नेहरू को वापस लेना पड़ा। अरे तारीख हम पढ़ते हैं। अगर हमारी जबान कड़वी है तो तुम्हारे जुल्म की वजह से है। अगर हम कहते हैं कि आपकी सियासी लीडरशिप होना इसलिए कि हमारे बुजुर्गों को नुकसान पहुंचा, आज अगर फैयाज जीतेगा इंशाअल्लाह ताला तो वो आज के लिए नहीं है, इन मासूम बच्चों के मुस्तकबिल अच्छा होगा। जो तकालीफ हम और फैयाज साहब और हमारे बुजुर्ग उठाए, कम से कम ये आने वाला जनरेशन, ये नस्ल उस तकालीफ को नहीं उठाएगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दमन गुजारिश है कि आपको 20 तारीख के दिन अपने के कोर्ट का सही इस्तेमाल करना है। अब आप जानते हैं कि हर पार्टी बोल रही है कि हम इतना दे देंगे, लाडली में उतना दे देंगे, हम फुला कर देंगे। ऐसा बोल रहे हैं जैसे अब्बा की दौलत लुटा रहे हैं आवाम पर महाराष्ट्र की। अबे तुम्हारे बाप की औलाद नहीं है, तुम्हारे बाप की दौलत नहीं है ये। कोई जहेज में नहीं आया ये दौलत बांटने के लिए। कोई बोलता मैं ये कर दूंगा। आपको मालूम महाराष्ट्र में अभी कर्जा कितना है? महाराष्ट्र सरकार का कर्जा 5,32,000 करोड़ रुपये। 2019 में 3,35,000 था, वो बढ़ के माशाल्लाह शिंदे बोले हाँ मेरा क्या है छोड़ना ले 5,32,000 करोड़ रुपये। अभी 2030 में 2030 के आने तक महाराष्ट्र सरकार को उस कर्जे का 2,75,000 अदा करना है। तो ये लोग क्या करते हैं, अब 2,75,000 अदा करना है, मार्केट से 80,000 करोड़ उठाते, उसमें से आधा पैसा कर्जे में देते, आधा पैसा बोलते ले लूटो ख्वाजा का लंगर है लेके जाओ। मगर नुकसान किसका हो रहा है? गरीबों का हो रहा है, गरीबों का हो रहा है। कहां जा रहे पैसे आपको मालूम? किधर जा रहे पैसे आपको मालूम? गरीब को मिलता ही नहीं।
नेताओं के जेब में पैसे चले जाते, 1 2 का 4 करते, दिखाते 20, 8 इनके पास, एक 6 7 दिखाने को फोटो गरीबों को मिलता। फिर आप जानते हैं कि मुंबई लोकल जो चलती है आपके पास, हाई कोर्ट का ऑर्डर मैं पढ़ा हूं। बैठ जाओ भाई, ये ब्लू शर्ट बैठो, भड़काओ भाषण हो रहा है, बैठो, डिस्टर्ब मत करो हमारे वोटर को। हमारा वोटर पूरी तवज्जो से सुन रहा भी बात को। मुंबई लोकल में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि हमको शर्मिंदगी है कि इसमें सफर करने वालों को कैटल की तरह, जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता है। 2023 में मुंबई लोकल पर 2590 लोगों की मौत हुई है। मुंबई लोकल में 2590 लोगों की मौत हुई है, 2451 लोगों जख्मी हुए हैं। ये डबल इंजन की सरकार कैसे है कि 2590 मर गए शिंदे, 2590 लोग मर गए फडणवीस, तुम्हारा डबल इंजन और 2500 लोग मर रहे हैं। तुम क्या मारने के लिए इंजन हो या बचाने के लिए, हमको बताओ। फिर आप देखिए, आपके मुंबई की बस बेस्ट सर्विस है, 35 लाख गरीब लोग बेस्ट सर्विस को इस्तेमाल करते, 1000 बसेस हैं। ये डबल इंजन क्या करना चाह रहे हैं कि आइंदा साल तक, आज बेस्ट के पास 1000 बसेस हैं जो गरीब इस्तेमाल करता है, 2025 तक शिंदे और फडणवीस बोल रहे हैं जरूरत ही नहीं है, खाली 220 बस रखेंगे। किसका नुकसान होगा इसमें? उस बस में कितना देर इंतजार करना पड़ता गरीबों को बस आने के लिए। ये आपके बुनियादी मसले मसाइल हैं। ये प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं बेस्ट सर्विस को। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मुद्दे हैं। अगर दोबारा ये सरकारें आएंगी, याद रखिए मुंबई में कोई जमीन खाली नहीं रहेगी। बोलेंगे ये तू ले ले, ये तू ले ले, तू माल बना ले, तू ये बना ले। माल के नाम पर माल जमा कर रहे हैं। और याद रखिए, मुझे तो खौफ है इतनी बड़ी जमीन खाली कैसे है। यहां पर आकर देख लिए होंगे, क्योंकि मोदी ये बोलते हैं कि मैं घर से ड्रोन भिजाकर देखता हूं हर चीज को। तो जाहिर है मोदी ड्रोन में देखे होंगे, वो दारुल फैज, इतनी बिल्डिंगें, इतनी जमीन खाली है, मेरे दोस्त को मिलना चाहिए। आज जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं बीजेपी शिंदे वाले, अरे 1,80,000 करोड़ के 2 प्रोजेक्ट गुजरात चले गए, फॉक्सकॉन का और टाटा एयरबस का। इन लोगों को शर्म नहीं आती कि यहां पर महाराष्ट्र में आएंगे। महाराष्ट्र अगर ताकतवर रहेगा, मुंबई भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है, अगर वो ताकतवर रहेगा तो देश ताकतवर रहेगा। मगर बीजेपी के लोग बोलते नहीं नहीं नहीं, यहां से जो भी है निकालो, बाहर लेकर जाओ। और कर क्या रहे हैं? चोरी कर रहे हैं। ये मेरा एमएलए, ये तेरा एमएलए। ऐसा लग रहा है कि एमएलएओं का हर्राज हो रहा है महाराष्ट्र में कि बोल तेरी कितनी कीमत है, उन्हें बोलना मेरी कीमत है, आजा ले ले आजा। फिर वोट डालने वालों की अहमियत क्या रही बताओ आप। आपने पिछले बार मंजलिस के, मैं बाइकुल्ला के वोटर से मुखातिब हूं, अभी आपने एमआईएम को वोट नहीं दिया, आपने किसी और को अपना वोट दिया। हम आप उस फैसले को मानते हैं, मगर जिस पार्टी को आपने वोट दिया वो दूसरी पार्टी में जाकर बैठ गए, तो बताओ तुम्हारा वोट की अहमियत क्या रही फिर? और क्या गारंटी है कभी कोई आ रहा है तो दूसरी पार्टी ना जम कर ले? ये तो ऐसा हो गया कि सुबह में एक रंग का शर्ट पहनेंगे, शाम में दूसरे रंग का पैंट पहन के निकलेंगे घर से अपने। तो मेरी आप सदैवन गुजारिश है कि मेरी इन बातों पर आप गौर करिए। यहां से आपको अपने नुमाइंदों को कामयाब करना है। और जब बात नुमाइंदों की आती है, मैं बड़ी तकलीफ के आप लोगों के सामने अर्ज कर रहा हूं। बुरा मत मानिए, सच्चाई को बयान कर रहा हूं, मुझे माफ कर दीजिए। 20 साल के बाद 2019 में एक अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान इम्तियाज जलील औरंगाबाद से खासदार बना। और जब 2024 का चुनाव आया तो पूरे मिल गए,
दोनों शिवसेना मिल गए, दोनों राष्ट्रवादी मिल गए, पुरानी पार्टी मिल गई, हां, बीजेपी मिल गई, पांचों मिलकर इम्तियाज को हरा दिए। सबका एक ही मकसद था, कोई भी जीत जाए मगर इम्तियाज ना जीते। 20 साल के बाद एक सांसद बना, एक एमपी बना, उसको हरा दिए। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, उससे सबक हासिल करो। आप देखो किस तरह की नफरत महाराष्ट्र में हमारे देश में हो गई। 48 लोकसभा की सीट में एक ही पार्टी ने एक ही एमपी को रिपीट किया तो सबने मिलकर उसको हरा दिया। और ये लोग आकर बोलते सेकुलरिज्म है, फुला है, इसको हराओ, उसको जिताओ, ये खतरनाक है। कल अभी बलाला ने कहा कि लोग हमारे जाकर डाइस पे चले गए। ये गलती मत करो बायकुल्ला में। आप लोग बेझिझक बेखौफ होकर पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को अपना वोट डालिए। और मैं आपको बता रहा हूं, ये ओवैसी की गारंटी है, फैयाज कहीं नहीं भागेंगे बल्कि भगाएंगे इन लोगों को इंशाअल्लाह ताला। आपके सामने एक शख्स है जो अपनी जिंदगी के कीमती लम्हात इसी हलके में गुजार दिए, आपके दरमियान में गुजार दिए, आपके गली कूचों में गुजार दिए, आपकी खुशी में शामिल, आपकी मैयत में शामिल, आपके गम में शामिल। जब ये शख्स आपको जानता है, आप इसको पहचानते हैं, तो मेरी आपसे दरखास्त है कि 20 तारीख के दिन अपना एक वोट पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपनी आवाज को महाराष्ट्र के असेंबली में भिजाइए, महाराष्ट्र के असेंबली में भिजाइए, ताकि बायकुल्ला का विकास हो, ताकि बायकुल्ला को छुटकारा मिले। ये कपड़े बदल बदल कर ये पार्टी कभी वो पार्टी से म्यूजिकल चेयर हो रहा है। अब कल किसकी सरकार होगी नहीं होगी, उधर भागेंगे वो लोग। ये कोई बात है बताइए? आप एमएलए हो, तुम आमदार हो, तुम कोई हर्राज का सामान थोड़ी हो कि तुम इधर चले जाओगे कभी उधर चले जाओगे। और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की अहमियत क्या है मैं भाई फिर से बता रहा हूं आपको। नरेंद्र मोदी ने वक्फ बिल का कानून पेश किया। नीतीश कुमार के पास सिर्फ 13 या 14 एमपी, कितने आसिम बखार? 13 है, 13 या 16, 13 हैं। अगर एमआईएम पार्टी के 3 एमपी होते, अख्तरुल ईमान और इम्तियाज जलील मेरे साथ होते, मोदी 10 बार सोचते थे ये बिल को लाए ना लाए, मगर आप थाली मार रहे हैं, आप लोग थाली मारते हैं। अगर हमारे 3 एमपी होते, वो कानून या वो बिल नहीं आता जिसके जरिए नरेंद्र मोदी उनकी सरकार वक्फ को खत्म करना चाहते हैं पूरे भारत में। कोई जायदाद वक्फ की नहीं रहेगी, मेरी बात मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। कोई जायदाद नहीं रहेगी वक्फ की। कलेक्टर को इतना पावर दे दिया जाएगा कि कोई भी कलेक्टर के पास जाकर बोलेगा, ये कलेक्टर साहब ये जो यतीम खाना है, ये जो खानखा है, ये जो दरगाह है, ये जो मस्जिद है, ये वक्फ नहीं है। अब मेरे इस बोलने के बाद बहुत से लोग बोलेंगे, ओवैसी तुम क्या कह रहे हो, पागल हो क्या? कोई भी जाकर बोल देगा, अरे ये कानून में लिखा है, इस बिल में लिखा है। क्या लिखा है कि कोई भी रोड चलता आदमी जिसका वक्फ से कोई ताल्लुक नहीं होगा, वो जाकर कलेक्टर को बोलेगा इंक्वायरी ऑर्डर करो। कलेक्टर जैसे इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। जब कलेक्टर इंक्वायरी लिखेगा, इंक्वायरी कंप्लीट होने तक वो प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं रहेगी। आप तो चले गई प्रॉपर्टी आपके हाथ से, दरगाह आपके हाथ से निकल गई, खानकाह आपके हाथ से निकल गई, मस्जिदें आपके हाथ से निकल जाएंगी, कब्रिस्तान आपके हाथ से निकल जाएगा। इस तरह का गंदा बिल इस भारत की पार्लियामेंट में मोदी ने पेश किया। और आपको मालूम, वक्फ बाय यूजर, उसका मतलब यह है कि अगर कोई बरसों से किसी चीज को इस्तेमाल कर रहा है तो वक्फ बाय यूजर है। और यही प्रोविजन हिंदू धर्म में भी है। हिंदू धर्म की लॉ की मशहूर किताब बीके मुखर्जी, उसमें लिखते हैं बाय यूसेज ये मंदिर की बन जाती है,
ओडिशा के एंडोमेंट में, आंध्रा, तेलंगाना के, तमिलनाडु के एंडोमेंट में यह वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट है। मगर मोदी बोल रहे नहीं रहेगा। उसका नुकसान क्या होगा? मोदी बोल रहे हैं डॉक्यूमेंट लेकर आओ। अगर आपके इलाके में 200 साल पुरानी मस्जिद है, कहां डॉक्यूमेंट मिलेगा? कहां डॉक्यूमेंट मिलेगा? हाजी अली की दरगाह पर दावे पेश करते हैं, वो खैर वो ट्रस्ट में है, मगर वहां पर भी जाके बोलेंगे नहीं 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 है। क्या करेंगे आप? मेरे भाई, इस तरह का बिल पेश किया, उस वक्त इतनी तकलीफ हुई कि मेरा रोंगटा पुकार पुकार कर कह रहा था कि क्या हो गया इन लोगों को जो 14.5 करोड़ है और 5 को नहीं जिता सकते। अपनी मस्जिद को बचाने के लिए, दरगाहों को बचाने के लिए, खानखाहों को बचाने के लिए तुम कब तक लड़ोगे? बताओ मेरे को। अरे मैं खराब हूं तो खत्म कर दो मुझे, हटा दो मुझे, इस दुनिया से निकाल दो, मगर तुम तो कायद बनो, तुम इत्तेहाद पैदा करो। कब तक तुम इस डर में रहोगे वो जीतेगा, ये जीतेगा? अरे कोई भी जीते उसको तुम्हारी मस्जिद से क्या मतलब? कोई भी जीते उसको तुम्हारी शनाख्त से क्या मतलब? कोई भी जीते वो तुमको क्या इंसाफ करेगा? इंसाफ तुमको करना पड़ेगा अपने लिए, आने वाली नस्लों के लिए। मगर तुम ये समझ रहे हो नहीं नहीं वो दूसरा ठाकरे है, ये अच्छा है। कौन क्या किए बताओ आपको?